जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, बीएड तृतीय सेमेस्टर का जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो परीक्षा का डेट है वो निर्धारित हो गया है। 12 मार्च से तृतीय सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना है और यहाँ पर जो विषय होते हैं उस विषय से संबंधित एक लेसन प्लान पूछे जाते हैं। तो 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपके होते हैं, उस टीचिंग सब्जेक्ट से दोनों पेपर में कहीं ना कहीं एक लेसन प्लान पूछा जाता है। तो इसलिए लेसन प्लान एग्ज़ाम में बनाना अति आवश्यक है। आपको पहले भी माइक्रो टीचिंग जब चल रही थी तो वहाँ पर आप लोगों ने लेसन प्लान बनाना सीखा हुआ था। फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कहा कि सर हमको एक बार फिर से रिकॉल करवा दीजिए, बता दीजिए कि लेसन प्लान कैसे बनेगा, एग्ज़ाम टाइम में कैसे लिखेंगे। ठीक है, एक भदोही के बच्चे हैं जिनका नाम शांतनु है, उन्होंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया था कि सर हमको गद्य और पद्य का किस तरीके से लेसन प्लान बनेगा वो बता दीजिए। ठीक है, या फिर व्याकरण का भी उन्होंने कहा था कि व्याकरण का भी एक बना करके सर बता दीजिएगा ताकि हम एग्ज़ाम में भी लिख सकें और उसी आधार पे अपना जो टीचिंग लगाई जाती है जिसमें सब्जेक्ट वाइज 20-20 लेसन प्लान बनते हैं, जिसमें 20 एक विषय के और 20 दूसरे विषय के, तो 40 लेसन प्लान पूरे बनते हैं। तो उसी को समझाने के लिए, बताने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ प्यारे बच्चों। तो आप देखिए एग्ज़ाम में आप सबसे पहले लिखेंगे पाठ योजना। ठीक है, तो पाठ योजना लिखने के लिए प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं या इसी को लिखने के लिए मैंने एक चीज़ बताया था आपको कि पहले विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा, फिर उसके पश्चात आप इस तरीके से 2-3 लाइनिंग लेकर के लाइन खींच लीजिएगा, फिर उसके पश्चात उसमें छोटे छोटे बॉक्स बना लीजिएगा इस तरीके से, फिर ये यहाँ से ऐसे कर लीजिएगा और इसी में जो कक्षा लिखा गया है वो कक्षा यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो कक्षा है वो 7th यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर विषय हो गया, ठीक है, तो विषय जो भी है यहाँ लिख दीजिएगा। अवधि हो गया, अवधि हो गया वो यहाँ पे लिख दीजिएगा और यहाँ पे इसको अवधि को मेंशन कर दीजिएगा। कालांश हो गया वो लिख दीजिएगा। एक बॉक्स और बना करके आप यहाँ पे दिनांक लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इस बॉक्स में प्रकरण मत लिखिएगा, विद्यालय ऊपर लिखिएगा जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है और इसी के जस्ट नीचे प्रकरण लिखिएगा इस बॉक्स से अलग। तो इस तरीके से आपको जो प्रोफार्मा अच्छा लग रहा है, या तो ये लग रहा है तो इसके आधार पर लिखिएगा। इसमें थोड़ा सा आपको लाइनिंग चला जाएगा, 6-7 लाइनिंग ऐसे खराब होगा। इसमें भी लगभग आप देखेंगे तो एक लाइनिंग ऊपर, 2 लाइनिंग, ये 3 लाइनिंग हो गया, 4 लाइन में लगभग आपका ये आ जाएगा। तो आपको जो सुटेबल लगता है उसके आधार पे आप उस तरीके का कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय में जैसे हिंदी बताने जा रहे हैं आप लोगों को गद्य का, तो आप कोष्ठ में गद्य लिख दीजिएगा। अगर पद्य का रहेगा तो पद्य का लिख दीजिएगा। अगर व्याकरण बता रहे हैं या व्याकरण का लेसन प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पे कोष्ठक में व्याकरण लिख सकते हैं, या फिर एक कॉलम और लिख सकते हैं उप विषय के रूप में। ठीक है, तो उप विषय के रूप में जो यहाँ पर कोष्ठक में लिख रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं। तो एक कॉलम बढ़ेगा ही, इससे अच्छा हमने क्या किया है, इसी में गद्य को कोष्ठ में लिख दिया है। अवधि कितने मिनट का है, तो जो संपूर्ण लेसन प्लान बनता है प्यारे बच्चों, कहीं कहीं पर जो विद्यालय में आप देखेंगे तो 35 मिनट का बन जाता है, तो कहीं कहीं 40 मिनट का। तो जो आप टीचिंग किए होंगे तो जितने मिनट का किए हैं उतने मिनट का आप बना सकते हैं यहाँ पर लेसन प्लान। तो हमने 40 मिनट का अपने बच्चों को करवाया था, तो 40 मिनट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। कालांश द्वितीय है, ठीक है, और दिनांक है, और प्रकरण जो लेकर समझाना चाह रहे हैं वो है राजधर्म, जो कक्षा 7 के हिंदी में है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आप लिखने का प्रोसेस बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। ये मेगर के अनुसार है, तो बहुत अच्छा माना जाता है मेगर का व्यवहारिक लेखन। तो ये मेगर के अनुसार कहीं ना कहीं लेसन प्लान आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो ये लिख लेंगे। अब इसके पश्चात प्यारे बच्चों जैसा हेडिंग दिख रहा होगा आपको, सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। ठीक, तो थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं, सही दिशा में कर दें पहले। अब प्यारे बच्चों देखिए, हेडिंग लिखेंगे आप लोग सामान्य उद्देश्य। मैंने आप लोगों को बताया था कि सामान्य उद्देश्य जो बनते हैं या निर्धारित किए जाते हैं प्यारे बच्चों,
वो आपके विषय से संबंधित निर्धारित किए जाते हैं, और ये सामान्य जो उद्देश्य होते हैं वो परिवर्तित नहीं होते हैं, और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक बाय टॉपिक या कह सकते हैं प्रकरण बाय प्रकरण वो परिवर्तित होते रहते हैं। तो इसलिए सामान्य उद्देश्य हम विषय से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? तो विषय से संबंधित बनाए जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा एग्जाम में सामान्य उद्देश्य मत बनाइएगा, कम से कम 5-4 आप सामान्य उद्देश्य बना सकते हैं। ठीक, तो हिंदी विषय से हमने 4-5 उद्देश्य बनाए हैं सामान्य। तो पहला है छात्रों में तर्क शक्ति और विचार शक्ति का प्रसार करना। तो बच्चों में पहले तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति की क्षमता का विकास करना है। ठीक है, ये सामान्य उद्देश्य होता है कि हिंदी विषय जब हम पढ़ा रहे हैं एज ए भाषा शिक्षक हिंदी के, तो हम बच्चों में तर्क शक्ति ना कल्पना शक्ति को विकसित करा रहे हैं और विकास शक्ति का प्रसार करा रहा है। ठीक है, उसके पश्चात दूसरा जो सामान्य उद्देश्य है कि छात्रों को हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। जब तक बच्चे हिंदी में रुचि नहीं लेंगे तब तक वो पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो भी हम विषय पढ़ा रहे हैं उसमें रुचि उत्पन्न कराना। तो हम हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं तो हिंदी विषय में रुचि जागृत कराना या करना। ठीक है, तीसरा सामान्य उद्देश्य है कि छात्रों में हिंदी गद्य और पद्य का शुद्ध उच्चारण युक्त वाचन की योग्यता का विकास करना। ठीक है, क्योंकि हम हिंदी में गद्य लिए हुए हैं तो गद्य में शुद्ध उच्चारण, ठीक है, युक्त वाचन का जब योग्यता विकसित कर लेते हैं तब बच्चा कहीं ना कहीं सही ढंग से हम मानते हैं कि हिंदी उसको पढ़ाया गया, अवगत कराया गया। तो गद्य और पद्य जो भी है उसमें क्या करना, सामान्य उद्देश्य यही बनाएंगे कि शुद्ध उच्चारण युक्त वाचन की योग्यता को विकसित करना। चौथा है छात्रों को नवीन शब्दावलियों का ज्ञान कराकर उनके ज्ञान भंडार में वृद्धि करना। जब हम गद्य पढ़ा रहे हैं तो गद्य पढ़ाते समय जब आदर्श वाचन करते हैं तो आदर्श वाचन में देखेंगे कि कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जो बच्चों के लिए नए होते हैं। ठीक है, तो उस कठिन शब्द का हम शब्द का निवारण करते हैं। तो जब निवारण करते हैं तो बच्चा जो नया शब्द है उससे परिचित हो जाता है। यही चीजें कराना है, शब्दावलियों का ज्ञान कराकर उसके ज्ञान भंडार में वृद्धि कराना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए नए शब्द आते हैं जिससे बच्चे परिचित नहीं होते हैं, तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि उस विषय में बच्चे के नए शब्दावली का भंडार विकसित कराएं। ठीक, उसके अलावा जैसे पांचवा सामान्य उद्देश्य हमने बनाया कि छात्रों में निरीक्षण करने की शक्ति को विकसित करना ना। बच्चा क्या सही है, क्या गलत है, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है व्याकरण की दृष्टिकोण से, या फिर जो पढ़ाया जा रहा है उसका भी सही ढंग से वो निरीक्षण करने की योग्यता बच्चों में विकसित कर देना चाहिए। उसके साथ साथ ये तो सामान्य सा उद्देश्य बनाया है, उसके साथ साथ आप देखेंगे ना तो बच्चों में कुछ चीज़ों का परीक्षण करने की भी क्षमता विकसित कराते हैं। बच्चों में अगर आप लिखना चाहते हैं तो और लिख सकते हैं कि बच्चों में परीक्षण क्षमता का विकास करना या कराना। ठीक है, और भी बनाना चाहते हैं सामान्य उद्देश्य तो आप बना सकते हैं कि भौतिक वातावरण और जो सामाजिक वातावरण है उसके संबंधों से अवगत कराना बच्चों को। ये हिंदी का ही कहीं ना कहीं विषय रूप है जो कि हम चाहते हैं कि बच्चा जब सीख रहा है तो उसमें जो भौतिक वातावरण है और जो सामाजिक वातावरण है उनके बीच में संबंध को भी समझ पाए। ठीक है, तो ये बहुत सारे, जैसे हम कहते हैं कि बच्चों के मानसिक शक्तियों का भी विकास करना। जब हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो उनमें तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति की जो ऊपर बात की है ना, उसमें मानसिक शक्तियों का भी विकास किया जा रहा है। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता को विकसित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप सामान्य उद्देश्य का निर्धारण कर सकते हैं। तो हमने 5 ही किया है, आप और भी चीजें कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे तो जो शब्दकोश होते हैं उसमें वृद्धि कराना। तो बच्चों को जब नए नए शब्दावली से आप परिचित कराएंगे ना तो हिंदी के शब्दकोश में या कह सकते हैं शब्द भंडार में वृद्धि कराना। तो ये वृद्धि तभी हो सकता है जब आप नए नए शब्दों से परिचित कराते हैं। ठीक, उसके पश्चात है प्यारे बच्चों विशिष्ट उद्देश्य। ठीक, विशिष्ट उद्देश्य में मुख्यतः 3 उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है। एक तो होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य,
दूसरा होता है भावात्मक उद्देश्य, ठीक है, या बोधात्मक भी बोलते हैं, और तीसरा जो होता है वो आपका प्रयोगात्मक उद्देश्य होता है। आप आगे और भी लोगों को, राइटरों को पढ़ते हैं, जैसे आप देखे होंगे कि ये हैं एक RCM के अनुसार है, NCERT के अनुसार है, ठीक है, या फिर ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं, तो उसमें हम संश्लेषण की भी बात कर लेते हैं, विश्लेषण की भी बात कर लेते हैं, मूल्यांकन की भी बात करते हैं, लेकिन मेगर ने मुख्यतः 3 बातों पर ज़्यादा जोर दिया है, तो उसी के अनुसार लेसन प्लानों में विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो हमने भी 3 ही बातों को लिया हुआ है, एक तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक या बोधात्मक उद्देश्य, और तीसरा होता है क्रियात्मक उद्देश्य, ठीक है, या फिर प्रयोगात्मक भी बोलते हैं उसको। तो ये जो उद्देश्य बनते हैं, विशिष्ट उद्देश्य, प्यारे बच्चों, ये प्रकरण से संबंधित बनते हैं। प्रकरण क्या था आपका, जैसे प्रकरण हमने लिया हुआ है कि राजधर्म। अब जो भी चीजें निर्धारित की जाएंगी यहाँ पर वो टॉपिक से होगा, निर्धारित होगा, ठीक है। तो जैसे देखिए पहला हमने बनाया है कि छात्र गद्य के वाचन में आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों का जान सकेंगे कि जब भी वो राजधर्म के गद्य को पढ़ेगा ना, तब राजधर्म के गद्य को पढ़ते समय आरोह अवरोह मतलब उतार चढ़ाव का ध्यान में रख करके उसका वाचन करेगा। विराम चिन्ह जहां पर उसको रुकना है, ठहराव करना है, वहां पर वो रुकेगा, फिर उसके पश्चात आदर्श वाचन करेगा। तो प्यारे बच्चों, ये चीजें भी ध्यान में रख करके गद्य का वाचन किया जाएगा, ठीक है, जो राजधर्म टॉपिक है। तो अगर आप चाहें तो यहीं पे लिख सकते हैं कि राजधर्म पाठ का वाचन करते समय आरोह अवरोह का एवं विराम चिन्हों का को जान सकेंगे, ठीक है। दूसरा हमने लिया है कि छात्र प्रस्तुत पाठ में आए, कौन सा प्रस्तुत पाठ है, राजधर्म, ठीक है, में आए कठिन शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे। तो छात्र जो है वो राजधर्म में आए गद्य में जो भी कठिन शब्द होंगे ना, उसका उच्चारण कर सकेंगे। जब उच्चारण करेंगे तभी ना वो पढ़ेंगे ये चीजें। अब इसके पश्चात है छात्र पाठों के महत्व एवं भाषा तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो जो महत्व है पाठ का, राजधर्म का क्या महत्व है उस कहानी के पीछे, ठीक है, और भाषा तथ्य का भी ज्ञान वो कर सकेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ये कहीं ना कहीं हम ज्ञानात्मक उद्देश्य में बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि छात्र, नेक्स्ट, कि छात्र राजधर्म नामक पाठ को परिभाषित कर सकेंगे, ठीक है। तो राजधर्म जब बच्चा अनुकरण वाचन कर ले रहा है तो उसके पश्चात वो उससे अगर चीज़ें पूछी जाती हैं तो उसको परिभाषित भी कर लेगा। और भी अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर तो छात्र जो है राजधर्म का प्रत्यास्मरण कर सकेगा, ठीक है, रिकॉल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो प्रत्यास्मरण करने की भी क्षमता उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी भी क्राइटेरिया है। अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर उद्देश्य बनाने लगेंगे ना तो वो कॉपी बहुत ज़्यादा भरने लगेगा। तो इसलिए ध्यान भी रखिए, इसीलिए हमने 4 ही बताया है आपको, 4 यहाँ भी बताया, 4 यहाँ भी बताया है, तो कम से कम बता रहे हैं ताकि आप एग्जाम टाइम में उसको अच्छे तरीके से लिख सकें, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके पश्चात ज्ञानात्मक जब उद्देश्य बना लेते हैं तो उसके पश्चात दूसरा जो उद्देश्य है भावात्मक उद्देश्य है। तो भावात्मक उद्देश्य में भी एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा मत बनाइएगा, आप कम से कम 2-3 बना सकते हैं, ठीक है। हमने आपके लिए बनाने के लिए बताने के लिए 2-3 ही लिया है और आपको एक्स्ट्रा बता देंगे ताकि आपका काम चल जाए। जैसे टॉपिक क्या था, राजधर्म था, तो छात्र राजधर्म नामक पाठ के विचारों का उल्लेख कर सकेंगे, ठीक। तो जो राजधर्म पाठ है उसका उल्लेख करना वो जान जाएंगे। यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हैं कि छात्र जो है राजधर्म पाठ का व्याख्या कर सकेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब बच्चा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है, यहाँ हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम करते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चे की जो बोधात्मक क्षमता होती है बढ़ जाती है। तो बढ़ती है तो 2 चीज़ों में अंतर करना, तुलना करना, उस शब्द की व्याख्या करना वो सीख जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा
कि राजधर्म नामक पाठ के विचारों का उल्लेख कर लेगा। ठीक है, छात्र राजधर्म शब्द की व्याख्या कर सकेंगे, हमने बताया ना अभी। अब इसके पश्चात तीसरा है, छात्र राज्य और राजा शब्द को बोलकर अभिव्यक्ति करने की योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ से दो चीजों की या दो शब्दों में अंतर भी करना सीख जाते हैं। जैसे यही है तो इसमें क्या अंतर है वो बता सकेंगे बच्चे। ठीक है, या फिर कह सकते हैं विषय की साहित्य की जो चीजें हैं उसके, जैसे राजधर्म है तो इस से संबंधित जो भी चीजें हैं उसकी व्याख्या वो व्यापक रूप में करने की क्षमता यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अन्य विषय के जो भी साहित्य हैं या फिर इसी विषय पे बात करते हैं तो साहित्य की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, बात समझ में आया कि क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट होती है। आप ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने जो लिखा है वही है, तो आप अपने से भी अंतर करना, तुलना करना, व्याख्या करना। ठीक है, उदाहरण देना, यहाँ पे उदाहरण भी दे सकेगा कि राजधर्म के अलावा कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, महात्मा बुद्ध या ब्रह्मदत्त की जहाँ पे बात की गई है तो इसके अलावा भी अगर ऐसा कुछ दिखता होगा, जैसे शासन या राज्यकाल अच्छा रहा हो तो वैसा उदाहरण भी दे सकेंगे। तो यहाँ पे आप उस चीज़ों को व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, बोधात्मक स्तर पे बच्चे जो हैं शब्द की व्याख्या करना सीख जाता है, उससे सेंटेंस बना के आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद उदाहरण देना सीख जाता है, किसी भी चीज़ का जो टॉपिक चल रहा है उसी में से उदाहरण कर दीजिए लिखने के लिए कि बच्चे लिख सकेंगे। ठीक है, या दे सकेंगे। फिर उसके पश्चात आप तुलना करना और अंतर करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों जो तीसरा पॉइंट है क्रियात्मक उद्देश्य का। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, छात्र राजधर्म नामक पाठ के विषय में निरीक्षण व मूल्यांकन कर सकेंगे। यहाँ पर बच्चा जो अपने से एक्टिविटी करता हो या करने की बात करते हैं, जहाँ क्रिया तो हाथ से जो किया जाए कर सके, व्यवहारिक रूप में उसका प्रयोग कर सके, वो क्रिया कहलाएगा ना। तो राजधर्म नामक पाठ के विषय में वो निरीक्षण कर लेगा और मूल्यांकन कर लेगा, क्या सही है क्या गलत है, ऐसा मूल्यांकन कर ले रहा है, निरीक्षण कर ले रहा है, कर सकेंगे। ठीक है, छात्र कहानी लेखन से प्रेरित होकर के छोटी छोटी कहानियां भी लिख सकेंगे या लेखन का कार्य कर सकेंगे। अब बच्चे क्या होते हैं ना, जब कहानी पढ़ लेते हैं तो छोटी छोटी कहानियां भी किताबों में आजकल ना दी जाती है पीछे ब्लैंक्स के रूप में कि आप अपने से स्वनिर्मित कहानी का निर्माण कीजिए। तो बच्चे जब पढ़े रहते हैं ना तो अपने से भी कुछ कहानियों का निर्माण कर सकते हैं। तो करने की बात आ रही है, क्रियात्मक है ना, यही चीज़ें हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, छात्र ब्रह्मदत्त के आदर्शों पर चलने का प्रयत्न कर सकेंगे। जैसे हम लोग बहुत सारे हमारे आइडियल जो हीरो हैं, हीरो का मतलब हीरो हीरोइन यहाँ अभिनेता से नहीं है, जो महापुरुष हैं हमारे, जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, झांसी की रानी हो गई ना, महात्मा गांधी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, बाबा भीमराव अम्बेडकर हो गए, सबसे बड़े महानायक। तो आप उनके आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, जो वैसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अनुसरण करके उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं। ठीक है, तो यही है, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयत्न कर सकेंगे। क्योंकि बहुत बच्चे मोटिवेट होते हैं ऐसे कहानियों से सुन करके, वो बहुत मोटिवेट होते हैं, तो कहते हैं कि नहीं हम भी अब इनके जैसा बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, छात्र राजधर्म नामक पाठ के विषय से जानकारी लेकर अन्य जगह से जानकारी लेने में रुचि रखेंगे। यहाँ पाठ से जो सीखा उसने तो लगा कि ऐसा ही कुछ पाठ है या ऐसा ही कुछ मिलता जुलता चीज़ है, तो वहाँ भी रिसोर्सेज इकट्ठा करने की क्षमता भी बच्चों में आ जाती है। ठीक है, तो वो भी प्रयोग ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अन्य जगहों पे भी वो रुचि लेने लगते हैं। ये आपका भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य हो गया। तो आप प्यारे बच्चों इस आधार पे आप बना सकते हैं जहाँ पर बच्चे का व्यवहारिक प्रयोग आप करा सकें। ठीक, उसके पश्चात है, देखिए हेडिंग डालेंगे आप सहायक सामग्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं एग्जाम में। सहायक सामग्री क्या है? बहुत सारे बच्चे एग्जाम में भी लिख देते हैं कि डस्टर है, मार्कर है, ब्लैक बोर्ड है। नहीं भाई, क्लासरूम तभी क्लास कहलाता है जब उसमें ये सारी सुविधाएं हो। तो ये भूल के भी मत लिखिएगा। जो वो सामग्री लिखिएगा जो कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए
या सहायता प्रदान करता है उस सामग्रियों का आप जिक्र करिएगा वहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने लिखा हुआ है कि मान लीजिए जो उच्चारण या कठिन जो शब्द है उस शब्द का चार्ट पेपर बना लिए हैं, ठीक है। तो जो कठिन शब्द हमको लगा, जो बच्चों से उच्चारण करवाएंगे, उसके लिए हमने चार्ट पेपर पे लिख लिया है कि यही टांग देंगे चार्ट पेपर और बच्चों से कहेंगे कि इसको पढ़ो, तो उच्चारण करेंगे तो कठिन शब्दों का उच्चारण करना जान जाएंगे। तो चार्ट पेपर यूज किए हैं, चार्ट पेपर का नाम लिख लिया। बुद्ध जी का चित्र बना लिए हैं, चित्र बना करके ला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये कौन है, ठीक है। उसके बाद पॉइंटर, हम जब उच्चारण के लिए तो नाम ऐसे रखने के लिए पॉइंटर का या छड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको भी हमने सहायक सामग्री के रूप में लिया हुआ है, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं जो आपके पाठ में यूज की जा रही हैं उन्हीं को लिखिएगा सहायक सामग्री के रूप में आदि। अगर आप कुछ भी और यूज करना चाहते हैं तो उसका भी प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं या मेंशन कर सकते हैं। उसके पश्चात प्यारे बच्चों हेडिंग रहेगा पूर्व ज्ञान, ठीक है। पूर्व ज्ञान में लिखा जाता है कि छात्र राजधर्म के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। जो टॉपिक रहेगा उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में यहाँ पे लिखिएगा, जैसे हमने लिखा हुआ है। तो बताइएगा कि इसके बारे में बच्चे पहले से कुछ न कुछ जानते हैं, ये मान के हम लोग चलते हैं। तो इस तरीके से लिखा जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में एक लेसन प्लान, बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक लेसन प्लान बनने ही बनने हैं, वो बनता है पेपर में, तो आपको इसी रूप में लिखना है प्यारे बच्चों। तो इसको नोट कर लें आप लोग। अब जब प्यारे बच्चों हम लोग पूर्व ज्ञान और सहायक सामग्री की बात कर लेते हैं, तब उसके पश्चात पाठ प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिसमें पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछ करके नवीन ज्ञान की ओर ले जाते हैं, और जो प्रकरण पढ़ाया जाता है वो बच्चों से ही निकलवाया जाता है। तो आपको यहाँ तो पढ़ाना है नहीं, लिखना है। तो इस लिखने के लिए क्या होगा, 3 कॉलम बनेगा, ठीक है, जिसमें क्रमांक, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन का, ठीक है। अब देखिए क्रमांक में ही प्रश्न संख्या 1 2 3 लिखेंगे। कम से कम 3 प्रश्नों में ही आपका प्रकरण निकल जाना चाहिए, या फिर अधिक से अधिक 5 प्रश्नों के माध्यम से आप उत्तर निकलवा लीजिए या प्रकरण का निकलवा लीजिए। जैसे यहाँ पे पूछा गया है, जो किसी देश पर राज्य करे वो क्या कहलाता है, बच्चे बताएंगे राजा, ठीक। राजा का काम या कार्य क्या होता है, बच्चे बताएंगे न्याय देना और प्रशासन व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न, अब देखिए जो भी प्रश्न बनेगा प्यारे बच्चों, जो उत्तर मिल रहा है उसी उत्तर से ही प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो उसी उत्तर से लेकर के, क्योंकि तारतम्यता या क्रमबद्धता, या एक नाम और जोड़ लेते हैं, इसी में कहते हैं श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए, ठीक है। तो श्रृंखलाबद्धता देखिए है, प्रश्न पूछा जा रहा है, राजा आया, राजा से ही प्रश्न बन रहा है, यहाँ पे न्याय और प्रशासन आया तो न्याय से ही प्रश्न का निर्माण किया जा रहा है, ठीक। क्या कार्य करता है, न्याय एवं प्रशासन व्यवस्था को बनाता है। अब उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया है, न्याय के प्रति राजा की निष्ठा क्या कहलाती है, तो बच्चे उत्तर देंगे राज धर्म कहलाता है। अब यहीं पे एक हेडिंग डालेंगे हम प्यारे बच्चों, उद्देश्य कथन, और लिखेंगे कि आज हम लोग, या बच्चों आज हम लोग राजधर्म नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जो गद्य के एक कहानी से ली गई है, ठीक है। इस तरीके से आप लेखन कार्य करेंगे प्यारे बच्चों। इसको भी लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रस्तुतिकरण की ओर आएंगे। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि जब पाठ प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाता है और उसके पश्चात उद्देश्य कथन करते हैं, तो उद्देश्य कथन करने के पश्चात प्यारे बच्चों अब पाठ का प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। तो जब पाठ का प्रस्तुतिकरण प्रारंभ होता है तो यहाँ पर इस तरीके का कॉलम बनता है, जिसमें हम लोग पहले कॉलम में लिखते हैं शिक्षण बिंदु, दूसरे कॉलम में लिखा जाता है छात्राध्यापक कथन, तीसरे कॉलम में छात्र कथन, और चौथे कॉलम में, क्योंकि लंबा चला जाता है इसलिए चौथे कॉलम में शिक्षण विधि और सहायक सामग्री को एक ही कॉलम में लिख दिया जाता है। अगर सहायक सामग्री जो यूज करते हैं उसको हम लोग उसके नीचे या उसके सामने लिख देते हैं कि इन सहायक सामग्री का भी प्रयोग किया गया है व्याख्यान के दौरान, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा सारणी बनेगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले प्रथम अन्विति, क्योंकि आप 2 अन्विति का कहीं ना कहीं लीजिएगा एक लेसन प्लान में, तो 2 अन्विति आपका ठीक ठाक कहीं ना कहीं
कह सकते हैं अच्छा खासा 40 मिनट के लिए लेसन प्लान हो जाएगा। तो एक पैरा जहाँ से लिया गया है वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अति प्राचीन डॉट 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 जहाँ पर इंड होता है उसको लिखा जाता है, बना रहता है। तो वो पैरा कहीं ना कहीं बता रहा है कि कहाँ से प्रारंभ हो रहा है और कहाँ इसका अंत हो रहा है। ठीक है। अब आदर्श वाचन जो टीचर के द्वारा किया जाता है उसको आदर्श वाचन कहते हैं, और बाद में जो पीछे बच्चे करते हैं टीचर को देख करके उसको हम लोग अनुकरण वाचन कहते हैं। ठीक है। तो ये अनुकरण वाचन है और इसके पहले आदर्श वाचन। आदर्श वाचन क्योंकि टीचर ही बच्चों के लिए आदर्श होता है और वो जो वाचन या बोल करके बच्चों को बता रहा है वही क्या कहलाएगा, आदर्श वाचन कहलाएगा। ठीक है। तो लिखा जाएगा यहाँ पर छात्राध्यापक कहानी का आरोह अवरोह कतिपय स्वर में वाचन करते समय विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए कहानी का आदर्श वाचन प्रस्तुत करेगा। और छात्र कथन में क्या लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब टीचर आदर्श वाचन करेगा तो छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि कौन सी है, तो व्याख्यान विधि है। ठीक है। अगर किसी सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक। अब देखिए अनुकरण वाचन होगा। अनुकरण वाचन में छात्र लिखा जाएगा छात्राध्यापक छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश देगा एवं सावधानी पूर्वक कहानी को सुनेगा। ठीक है। क्योंकि छात्राध्यापक अब छात्रों से कहेगा कि तुम भी खड़े होकर के पैरा को पढ़ो और उसको ध्यानपूर्वक वो देखेगा कि कहाँ पर गलती कर रहा है पढ़ते समय। ठीक है। तो उसको ध्यानपूर्वक वो देखता भी है। छात्र क्या करेगा, छात्र वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा छात्र कहानी का आरोह अवरोह कतिपय स्वर में स्पष्ट शुद्ध अनुकरण वाचन करेंगे। ठीक है, या करेगा। अब देखिए ये हो गया आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। अब उसके पश्चात भावार्थ लिखा जाता है। तो भावार्थ में जो उस गद्यांश का जो पैरा है उसका जो अर्थ निकल के आया उसको लिखा जाता है। ठीक है। तो प्रस्तुत पाठ की इस कथा में राज्य व राजा का वर्णन हुआ है। यह ब्रह्मदत्त नामक राजा था जो बहुत विवेकशील था। ये सत्यनिष्ठ एवं न्यायप्रिय राजा थे। सब उनकी प्रशंसा करते थे। एक बार राजा भेष बदलकर बाहर निकले और वह हिमाचल प्रदेश पहुँचे और वहाँ बोधि संतन का आश्रम था। वहाँ पहुँचे, राजा ने उन्हें प्रणाम कर उस आश्रम में बैठाया गया। ठीक है। अब जब बोधि संतों ने उनको बैठाया और बोधिसत्व ने उन्हें जंगल से गोद लाकर खाने को दिया। ठीक है। अब नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको और ऊपर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ फिर, लेकिन जितना है आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको ऊपर कर दे रहा हूँ कैमरे को। ठीक है। तो आप इसको पहले लिख लीजिए, इसी तरीके से लिखना है। अब प्यारे बच्चों देखिए उसके आगे वाला थोड़ा सा जो छूटा हुआ था, अब थोड़ा सा देख लीजिए भावार्थ। राजा ने गोद खाया और गोद बहुत मीठे लगे। उन्होंने पूछा कि यह फल इतने मीठे क्यों हैं। तो अब यहाँ पर जो बोधिसत्व थे वो बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ के राजा बहुत सत्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण और न्याय प्रिय हैं। ये सभी जो उनके राज्य में आते हैं वो बहुत ही अच्छे और मीठे हो जाते हैं। ठीक है। तो ये पूरा भावार्थ था प्यारे बच्चों। अब इसके पश्चात एक हेडिंग बनती है काठिन्य निवारण। तो पहले शब्द लिखेंगे और उसके पश्चात आप अर्थ लिखेंगे। तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी 5-6 ऐसे शब्द लिख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ हमने शिल्प, शिल्प मतलब कला, प्रवज्या मतलब संन्यास, विवेकशील मतलब विचारवान, दुर्गम मतलब जहाँ पर पहुँचना कठिन होता है, जहाँ पर पहुँचना दुर्लभ होता है उसको हम दुर्गम बोलते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आपका इस तरीके से हो जाता है। अब इसी के पश्चात प्यारे बच्चों यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बोध प्रश्न। ये खत्म हो जाता है ना, तो इसी के जस्ट नीचे क्या करेंगे आप, बोध प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बोध प्रश्न। जैसे काठिन्य निवारण के जस्ट पश्चात ही क्या रहेगा आपका, जैसे ये भावार्थ भी हम मिटा दे रहे हैं, तो काठिन्य निवारण के बाद रहेगा बोध प्रश्न, या यहीं पे आप लिख लीजिए, बीच में ही लिख लीजिए बोध प्रश्न। ठीक है। तो आपने जितना पढ़ाया हुआ है वहीं से हम क्या करेंगे, बोध प्रश्न पूछ लेंगे और छात्र क्या करेंगे, यहाँ पर उत्तर देंगे। ठीक है। तो बोध प्रश्न पूछ लेते हैं, फिर उसके पश्चात बच्चे। तो
अब देखिए प्यारे बच्चों, बोध प्रश्न जो पूछा जाएगा बच्चों से, जितना पढ़ाया गया उसमें बच्चों ने क्या सीखा, कितना जान पाया, उसके लिए हम बोध प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे बोध प्रश्न है कि ब्रह्मदत्त कहाँ के राजा थे, तो बच्चे बताएंगे वाराणसी के राजा थे। ठीक है। शिक्षण विधि क्या है, तो ये प्रश्नीकरण विधि है या प्रश्नोत्तर प्रविधि है, यहाँ पे लिखेंगे। अब आसान प्रश्न था तो चेहरे पे मुस्कुराहट ला करके बैठा देंगे। ठीक है। ये पुनर्वलन भी उनको दिया जाएगा साथ साथ में। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मदत्त कैसे राजा थे, तो वो बोलेंगे विवेकशील या विचारक थे, सॉरी विचारक नहीं, विवेकपूर्ण थे। ठीक है। तो ऐसे अब वो बता रहा है तो कहा जाएगा अच्छा है, बैठ जाओ, तो अच्छा करके उसको फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है। उसके पश्चात है ब्रह्मदत्त राजा कहाँ पहुँचे थे, तो बोधिसत्व के आश्रम पहुँचे थे। ठीक। तो यहाँ पे कहा जाएगा शाबाश, इस तरीके से शाबाश कह दिया जाएगा, उसको फीडबैक दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक आध प्रश्न और पूछ सकते हैं, वैसे 3 प्रश्न सफिशिएंट है। अगर आप और भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए कि ब्रह्मदत्त बोधिसत्व के आश्रम में क्या खाए थे। ठीक है। तो बच्चे बताएंगे कि मीठे गोद खाए थे। तो इस तरीके से आप प्रतिपुष्टि यहाँ पर दे देंगे। तो आप 2-3 प्रश्न इसको उतार लीजिए, फिर उसके पश्चात हम लोग द्वितीय अन्विति की बात करेंगे। अब प्यारे बच्चों, एक अन्विति समाप्त हो जाने के पश्चात हम लोग दूसरी अन्विति का निर्माण करते हैं लेसन प्लान में। तो यहाँ पे लिखा जाएगा शिक्षण बिंदु के जस्ट नीचे की द्वितीय अन्विति। ठीक है। जैसे बोध प्रश्न आपने पूछ लिया, फिर अब उसी में क्या लिखेंगे, द्वितीय अन्विति लिखेंगे। अब द्वितीय अन्विति में दूसरा पैरा लेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको एग्जाम में याद करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से नहीं ले रहे हैं, तो उसको किताब एक बार पढ़ लीजिए। भत्ते ऐसा ... लास्ट में जो पैरा है वो भर गया, ये पूर्ण विराम। ठीक है। अब उसके पश्चात आदर्श वाचन लिखा जाएगा। आदर्श वाचन में जैसे पहले लिखा गया था ठीक उसी तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। और छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो क्या लिखा जाएगा भाई, छात्राध्यापक कहानी का अवरोह कतिपय स्वर में वाचन करते समय विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए कहानी का आदर्श वाचन प्रस्तुत करेगा, और छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि है। ठीक है। अनुकरण वाचन ठीक वही फिर से है, छात्राध्यापक छात्रों को अनुकरण वाचन का आदेश देगा या निर्देश देगा और सावधानी पूर्वक कहानी सुनेगा। छात्र यहाँ पे क्या करेंगे, छात्र शुद्ध स्पष्ट अनुकरण वाचन करेंगे। ठीक। अब ये करने के पश्चात भावार्थ लिखा जाता है। तो भावार्थ में यहाँ पे स्पष्टीकरण भी आप लिख सकते हैं, यहाँ हेडिंग डाल करके कि स्पष्टीकरण किया जा रहा है भावार्थ का। तो इस पंक्ति में राजा बोधिसत्व को प्रणाम कर अपने राज्य चले आते हैं और वह तपस्वी की परीक्षा लेने के लिए अधर्म अन्याय से राज्य करने लगते हैं ताकि वह अपने बारे में जान सके। क्योंकि इसके पहले जो गए थे तो अच्छी अच्छी बातें निकल करके आई थी बोधिसत्व के द्वारा, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, अब अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, जिससे वो चाहते हैं कि अब मैं अपने बारे में पता करूं। ठीक है। तो कुछ समय बीत जाने के बाद राजा फिर से बोधिसत्व के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर बैठे। फिर बोधिसत्व ने उन्हें वही गोद पानी पीने के लिए दिए। ठीक है। यहाँ तक आपको बता रहे हैं। फिर इसके पश्चात आपको मिटा करके पूरा का पूरा, क्योंकि अब ये हेडिंग हट जाएगा यहाँ से द्वितीय अन्विति का ना, तो अब पूरा का पूरा स्पष्टीकरण आपको बता रहा हूँ। इसी सीक्वेंस में लिखिएगा, जो ये है इसी के जस्ट नीचे आप लोग लिखिएगा। ठीक है। ये भी हटा देते हैं। द्वितीय अन्विति चल रही है, भावार्थ यहाँ पे चल रहा है, इसको रहने देते हैं, ये रहेगा। आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, जस्ट अब इसके नीचे लिखेंगे प्यारे बच्चों। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, नहीं तो उल्टा पुल्टा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे भावार्थ को भी। ठीक है। तो आप इसको तो प्यारे बच्चों अब इसी में देखिए कि जो व्याख्या था उसी को आगे कंप्लीट करते हैं, या भावार्थ जो बता रहे थे। तो परंतु इस बार वो गोद राजा खा नहीं सके और मुंह से बाहर निकल आया, क्योंकि वो बहुत कड़वे थे। गोद के कड़वे होने का कारण
राजा ने कारण पूछा, ठीक है, और उन्होंने बताया, कौन, जो बोधिसत्व थे वो बताते हैं कि राजा निश्चय ही अधर्म और अन्यायी होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। उन्होंने बताया कि राजा के कुकर्म पर चलने से प्रजा भी वैसे ही चलती है, और यदि राजा धर्म के मार्ग पर चले तो प्रजा भी वही मार्ग अपनाती है, और राजा ने अपना परिचय दिया, ठीक है। ये पहले बोधिसत्व बताते हैं कि अगर जिस तरीके से राजा धर्म पे चलता है तो ठीक उसी प्रकार से वहाँ के जो कह सकते हैं कि और व्यक्ति होते हैं, या फिर कह सकते हैं वहाँ पे जो राजा के प्रजा होते हैं वो भी उसी तरीके का व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे राजा अपना परिचय दिया और निश्चय किया कि वह कभी गोद को कड़वे नहीं होने देंगे, ठीक है। राजा वापस आए और अपने राज्य में धर्म अनुसार राज्य करने लगे और उनका राज्य धन धान्य से भर गया। अब देखिए यहाँ पर जो है ना स्टार्ट किया गया और सॉरी अंत हुआ है, तो ये यहाँ पे अंत हो जाएगा, भर गया, ठीक। अब कठिन निवारण शब्द जो इस व्याख्यान में या भावार्थ बताते समय आपको कठिन शब्द आए होंगे उसका निवारण करना है। जैसे भत्ते शब्द आया था, जिज्ञासा शब्द आया था ना, या फिर और भी कुछ शब्द होंगे, तो मैंने 2 ही शब्द लिया है। तो बौद्ध धर्म, अगर भत्ते की बात किया जाए तो बौद्ध धर्म में जो आदर सूचक शब्द होते हैं उसको भत्ते बोलते हैं। जिज्ञासा मतलब जानने की जो इच्छा होती है उसको हम लोग जिज्ञासा बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जब भावार्थ खत्म हो जाता है तो जस्ट इसके पश्चात हम क्या करते हैं, बोध प्रश्न पूछ लेते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इसलिए क्या पूछा जाता है, बोध प्रश्न। तो इसी के जस्ट पश्चात बोध प्रश्न पूछ लिया जाएगा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब आपका काठिन्य निवारण हो जाता है तब आप क्या करेंगे, बोध प्रश्न पूछेंगे। जितना पढ़ाए हैं उतने से बोध प्रश्न पूछ लिया जाएगा। जैसा बताए थे कि जो अब पढ़ाया गया उसी में से पूछेंगे। तो दोबारा पके गोद खाने से ब्रह्मदत्त को कैसा लगा, तो बच्चे बताएंगे कड़वा लगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रश्नीकरण विधि है, ये लिखेंगे और उसके बाद फीडबैक देंगे बच्चे को कि बहुत अच्छा, बैठ जाओ, ठीक। तो आपको फीडबैक भी लिखना पड़ेगा। उसके पश्चात ये है कि बोधिसत्व से शिक्षा प्राप्त कर ब्रह्मदत्त ने क्या प्रकट किया, ठीक है। तो बच्चा कहेगा कि अच्छा राजा होना जरूरी है, ये प्रकट किया, ठीक। तो उसके पश्चात अब बताया जाएगा बच्चों को कि शाबाश, फीडबैक दे दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर नहीं बता पाते हैं तो भी आप क्या करेंगे, स्टिमुलस या कुछ ऐसे सहायक सामग्री का प्रयोग करके भी बच्चे को दिखाएंगे ताकि उत्तर दे सके। तो दृश्य सामग्री का प्रयोग आप कर सकते हैं, अन्यथा अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो नहीं कर सकते। अब जब ये कंप्लीट हो गया 2 अनुवृत्ति प्यारे बच्चों, तो देखिए ये बॉक्स कंप्लीट हो गया, इसको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके पश्चात आप श्यामपट्ट सारांश लिखेंगे हेडिंग डाल करके कि मान लीजिए आप श्यामपट्ट सारांश के लिए अलग से कुछ चीज़ें लिखते हैं ना, या ब्लैक बोर्ड पे आप करवाते हैं, तो जो नोट के रूप में, तो बच्चों से कहेंगे कि आप इसको सारांश के रूप में नोट कर लीजिए, अपने कॉपी पे उतार लीजिए। तो ऐसे सेंटेंस में लिख सकते हैं कि श्यामपट्ट पर लिखे हुए कार्यों को बच्चों से कहना कि उतार लें या लिख लें, ये आप इसी में लिख दीजिएगा। श्यामपट्ट सारांश में जो मुख्यतः तत्व होते हैं वो बच्चों से कहा जाएगा कि इसको उतार लें, ठीक है। तो हमने लिखा नहीं है, आप लिख दीजिएगा उसके अनुसार। अब उसके पश्चात मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो बोध प्रश्न और मूल्यांकन प्रश्न में मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अंतर होता है। मूल्यांकन का मतलब जितना जो पढ़ाया गया है सबके अंत में पूछा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मूल्यांकन प्रश्न। बच्चे को कितना सीखने में सफलता मिली और कितना नहीं मिल पाई, ये जांचने के लिए ही मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लास्ट में बिल्कुल मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे मूल्यांकन प्रश्न पूछने के लिए देखिए बहुत ज़्यादा मत बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप 3 बना दे रहे हैं या 4 बना दे रहे हैं मूल्यांकन प्रश्न, उतना सफिशिएंट है, ठीक है। पूछेंगे कि राजा ने अधर्म से राज्य करना क्यों शुरू किया। अब देखिए वो प्रश्न जो बोध में नहीं पूछे हैं वो प्रश्न मूल्यांकन में पूछेंगे और पूरे टॉपिक से पूछ रहे हैं। राजा ने बोधिसत्व से अंत में क्या कहा, ठीक है।
ये भी प्रश्न पूछ लिया। गोद क्यों कड़वे हो गए, ये प्रश्न मूल्यांकन करने के लिए पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, अब उसके पश्चात निरीक्षण कार्य। अब यहाँ पे निरीक्षण कार्य में लिखा जाएगा कि छात्रा अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर बच्चों की कापियां दे करके निरीक्षण कार्य करेगा, कापियों का निरीक्षण कार्य करेगा। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके पश्चात लास्ट में होता है गृह कार्य। तो एक गृह कार्य देखिए, शिक्षक स्वयं से निर्मित करके गृह कार्य देता है। ठीक है, कॉपी में से नहीं तो स्वयं से निर्मित करके कहने का प्रश्न देता है तो आप अपने से निर्मित कर लीजिएगा कि एक अच्छे राजा के 2 गुण लिखिए। बच्चों से कहेंगे कि 2 गुण लिख के लेके आना कि एक अच्छे राजा के क्या गुण होते हैं। राजधर्म कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, अपने शब्दों में उसको व्यक्त करो। ठीक, तो इस तरीके से आप होमवर्क बच्चों को देंगे। अब देखिए इसी के जस्ट नीचे लिखा जाएगा समालोचना, हेडिंग डाल दीजिएगा, और उसके बाद पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तब जाकर के प्यारे बच्चों ये लेसन प्लान आपका पूरा कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम में या फिर जो टीचिंग हुआ है उसमें आप अपनी फाइल में उतारेंगे, इतनी बातों को कहीं ना कहीं मेंशन करेंगे, तब जाकर के आपका हिंदी का गद्य पोर्शन का कंप्लीट होता है। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे तो व्याकरण का थोड़ा सा और पोर्शन अलग होता है। व्याकरण जो चलता है वो साइंस वाइंस के जो साइंस हो गया, इतिहास भूगोल हो गए, नागरिक शास्त्र विषय हो गया, उस तरीके से चलता है, तो उसका पूरा का पूरा लिखा जाता है। ठीक है, उसका किसी दिन आपको क्लास लेकर के बता देंगे हिंदी व्याकरण का। आज तो जो था प्यारे बच्चों वो था आप लोगों का हिंदी में गद्य। ठीक है, और गद्य के अंतर्गत हमने एक कहानी लिया हुआ था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एग्जाम टाइम में भी जैसे मेरा एक स्टूडेंट है नीरज, राहुल, ये सब बहुत सारे प्रश्न पूछते थे कि सर एग्जाम में कितना लिखा जाए ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2 अनुवृत्ति आपको लिखने ही लिखने पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 अनुवृत्ति छोटी छोटी जैसे हमने लिया था, छोटी छोटी आप लोग भी ले लीजिए ताकि आपका कम समय में लगभग 25 से 30 मिनट में आपका पूरा का पूरा लेसन प्लान आप अपनी कॉपी में लिख सकें। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और संक्षिप्त करना होगा तो जो बोध प्रश्न है उसको कम कर लेना। ठीक है, और यहाँ से मूल्यांकन प्रश्न में भी कमी कर सकते हैं, 2 प्रश्न 3 प्रश्न आप पूछ ले रहे हैं। ठीक है, सफिशिएंट है। देखिए इसीलिए हमने गृह कार्य में आपको 2 ही प्रश्न रखा हुआ है, नहीं तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं बच्चों से कहता हूँ कि गृह कार्य में मिलान वाले प्रश्नों को रखना चाहिए, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्नों को रखना चाहिए, सत्य असत्य वाले प्रश्नों को रखना चाहिए, सरल प्रत्यास्मरण वाले प्रश्नों को यहाँ पर सम्मिलित करना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों का आप निर्माण करिएगा आप। ठीक है, तो 1-2 ही करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपको नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों ये था पूरा का पूरा संपूर्ण लेसन प्लान जो कि आप लोगों को बताया गया। अगर यहाँ भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जब भी हम नेक्स्ट जब ग्रामर का वीडियो बनाएंगे या फिर आपका क्लास लेंगे तो वहाँ पर आपकी जो समस्याएं रहेंगी पहले समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लें।